हे गाइस, वेलकम बैक टू इंदिरा एजुकेशन सेंटर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की क्लास नंबर 11th। दोस्तों हिंदी की क्लास नंबर जो 11th है यह यूपी पुलिस भर्ती 2024 के साथ साथ सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या जहां भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों हिंदी क्लास नंबर 11th के अंदर हम देखेंगे संज्ञा या नाउन को। दोस्तों इसका डिटेल भी देखेंगे जिसे हम थ्योरी कहते हैं और इसके प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। हमें ये आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका उत्तर कैसे देना है। तो दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि संज्ञा या नाउन क्या है। तो दोस्तों किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। या इस तरीके से कह सकते हैं कि चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो और चाहे उस शब्द से भाव प्रतीत होता हो, तो उन शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दोस्तों जैसे यदि व्यक्ति का नाम कहा जाए तो जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ये सभी क्या है आपके नाउन के अंतर्गत या संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। उसी तरीके से वस्तु का नाम कलम, कुर्सी, मेज, किताब, यह सभी क्या है? वस्तु के नाम हैं। यह भी संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। जैसे स्थान का नाम दिल्ली, मुंबई, नेपाल या अमेरिका, चीन, यह सभी किसके अंतर्गत आएंगे? तो संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे हम देखेंगे कि भाव, जैसे बुढ़ापा, भूखा, अपनापन, लड़कपन, यह सब क्या हो जाता है? यह शब्द भी संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले संज्ञा के भेद। दोस्तों यदि कहा जाए कि मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं, तो मुख्य रूप से जब पूछे तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन दोस्तों यह ज़्यादा पूछता नहीं है। जब भी पूछता है तो पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो उसको आगे हम देखते हैं कि संज्ञा के कितने कुल भेद होते हैं। तो दोस्तों यदि कहे कि अर्थ के आधार पर या कुल संज्ञा के भेद, हमने देखा कि मुख्य रूप से कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। लेकिन यदि कहे कि अर्थ के आधार पर या कुल संज्ञा के भेद कितने हैं, तो वह 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा, चौथा है आपका समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों यही जो प्रकार है, यही प्रकार आपका परीक्षाओं में पूछा जाता है। हम सही करेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। दोस्तों अब हम बारी बारी से देख लेते हैं कि जो संज्ञा के प्रकार हैं उनको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, या उन शब्दों को देखकर हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि इनमें कौन सी संज्ञा है। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें कहा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु, किसी एक स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जिससे किसी एक व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम या किसी एक स्थान का नाम आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देख लेते हैं दिशाओं के नाम में, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। यदि आपको दे दे कि उत्तर कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, समूहवाचक या द्रव्यवाचक, तो दोस्तों हम डेफिनेटली मानेंगे कि जो उत्तर शब्द है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब हम देख लेते हैं देशों के नाम, जैसे भारत, जापान, अमेरिका, चीन, नेपाल, यह सभी भी किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से नदी के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, महानदी, तो दोस्तों नदियों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पर्वतों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, जैसे हिमालय, एंडीज। इसी तरीके से जितने भी पर्वत के नाम हैं यह सभी किसके अंतर्गत आएंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पुस्तकों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, यह सभी शब्द क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देश के नाम, नदी के नाम, पर्वतों के नाम,
यह सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से समाचार पत्रों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। महीनों या दिनों के नाम भी क्या आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा जो प्रकार है वह है जातिवाचक संज्ञा। इसमें कह रहा है कि जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी या व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति या समुदाय का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। या ऐसे शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान की पूरी जाति या समुदाय का बोध होता है, हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा मनुष्य, तो मनुष्य के अंतर्गत सभी मनुष्य आ जाएंगे, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से हो, लेकिन मनुष्य कहेंगे तो मनुष्य की पूरी जाति या पूरा समुदाय आ जाएगा। जैसे हमने कहा लड़का, चाहे छोटा लड़का हो, चाहे बड़ा लड़का हो, चाहे 5 साल का हो, चाहे 10 साल का, वह लड़का ही कहा जाएगा। जैसे लड़की, अध्यापक, इसी तरीके से ऐसे शब्द जिनसे हमें पूरे समुदाय का या पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए पंखा, कुर्सी, कलम, मेज, इन सभी शब्दों से हमें एक पूरी जाति या पूरे समुदाय का बोध हो रहा है, इसलिए इस तरीके के शब्दों में आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे आपका हो गया भूकंप, बिजली, सुनामी, मंदिर, देश, बाजार, यह भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों तीसरा प्रकार हमारा कि भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध हो तो वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। कह रहा है कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण, दशा, अवस्था या भाव का बोध होता है तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे आशा, निराशा, भूखा, प्यासा, क्रोध, पिटाई, लड़ाई, अपनापन, शीघ्रता, यह सभी क्या हैं, तो इनसे हमें उनके गुण या दशा या अवस्था या भाव का बोध हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इन सब में क्या है, आपका भाववाचक संज्ञा होगा। तो दोस्तों भाववाचक संज्ञा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, सदैव एक वचन होती है। यदि किसी भाववाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में लिखा जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। दोस्तों यदि कहा जा रहा है कि जैसे कोई भी भाववाचक संज्ञा है, यदि उसको हम बहुवचन में लिखेंगे तो वह भाववाचक से बदलकर जातिवाचक में हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं जिनसे हम भाववाचक संज्ञा को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कहा कि सामान्यतया भाववाचक संज्ञा में त, त्व, पन, आवट, हट, चारा, आस, आई, मिठाई को छोड़कर आदि का प्रत्यय लगा हो तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि जितने भी हमने शब्द अभी पढ़े हैं, इनमें से किसी भी शब्द में यह शब्द अंत में जुड़े हों तो वहाँ पर डेफिनेटली आपका भाववाचक संज्ञा होगा। एक पॉइंट और देख लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण, अव्यय या सर्वनाम से होता है। किससे होता है, तो जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया विशेषण से, अव्यय या सर्वनाम से होता है। नेक्स्ट है हमारा कि समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों, वस्तुओं के पूरे समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि ऐसा शब्द जिससे हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के पूरे समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा सेना, क्या है, सेना, यहाँ व्यक्तियों का एक समूह है। जैसे टीम, यहाँ पर भी व्यक्तियों का एक समूह है। कक्षा, स्टूडेंट का समूह है। गुच्छा, किसी भी चीज़ का एक समूह है। भीड़, यहाँ लोगों से संबंधित है। तो दोस्तों हमें इन शब्दों से प्रतीत हो रहा है कि यह एक समूह है। यहाँ पर एक से अधिक लोग हैं तो यह समूह हो जाएगा, और समूह जहाँ भी हो वहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगी। समूहवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है। समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, सदैव
एक वचन होती है, बहुवचन नहीं होती है। यह समूहवाचक संज्ञा बहुवचन में जाएगी तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो दोस्तों कहने का अर्थ है कि यदि समूहवाचक संज्ञा को हम बहुवचन बनाएंगे तो वह परिवर्तित होकर जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे हमने देखा कि भाववाचक संज्ञा को यदि बहुवचन में लिखेंगे तो वह भी क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो दोस्तों हमारा पांचवा प्रकार है कि द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर कहने का अर्थ है कि वह संज्ञा शब्द जिससे किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो लेकिन जिसे हम नाप तौल सकते हैं लेकिन उसे गिन नहीं सकते हैं, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका लोहा, सोना, चांदी, पीतल, ऊन, कपड़ा, दूध, पानी, अनाज, यह सभी क्या हैं? यह सभी ऐसे पदार्थ हैं या ऐसे द्रव्य हैं जिनको हम नाप या तौल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ये सभी शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसे हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे नियम हैं जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह जातिवाचक है या भाववाचक है। तो उसके कुछ प्रयोगों को देख लेते हैं जिससे हमें प्रश्नों को पहचानने में आसानी होगी। तो दोस्तों संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग। दोस्तों पहला नियम है आपका कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में क्या किया गया है, प्रयोग किया जाता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर कहा है कि आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। यदि हरिश्चंद्र कहा जाए तो हरिश्चंद्र एक व्यक्ति का नाम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिया गया है हरिश्चंद्रों, तो हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक ना होकर यह जातिवाचक हो जाएगा। कैसे? तो दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का नाम ना होकर सत्यनिष्ठ व्यक्तियों की जाति का बोध हो रहा है या एक समुदाय का बोध हो रहा है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा कि देश को हानि जयचंदों से होती है। जयचंद क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन जब इसे जयचंदों कहा गया तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा ना रहकर यह जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होने लगा। दोस्तों यहाँ जब जयचंद को जयचंदों कहा गया तो यहाँ पर एक विश्वासघाती समुदाय का बोध होने लगा, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा बन गया। दोस्तों दूसरा नियम है हमारा कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अभी हमने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो जैसे हमने देखा कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग हो रहा है। तो कह रहा है कि यहाँ शुक्ल किसी जाति का नाम ना होकर व्यक्ति आचार्य रामचंद्र प्रसाद शुक्ल का बोधक है। किसका बोधक करा रहा था? एक व्यक्ति का बोधक करा रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे कह रहा है कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों यदि पंडित जी कहा जाए तो एक जाति का बोध हो रहा है, लेकिन जब यहाँ कहा गया कि पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे तो यह जात से संबंधित ना होकर यह पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित हो गया। तो यह जब पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित हो गया तो यह बन गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक व्यक्ति का नाम है। कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, या संज्ञा के प्रकार के बारे में देखा कि हम उसको किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा प्रश्न। तो दोस्तों अब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। तो अभी हमने ऊपर देखा है कि किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, या जिससे किसी का भाव उत्पन्न हो रहा है या किसी का विचार उत्पन्न हो रहा हो, शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो दोस्तों व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। तो दोस्तों आप कंफ्यूज मत होना कि जो संज्ञा के 5 भेद हैं वह आपके अर्थ के आधार पर है। किसके?
अर्थ के आधार पर या जहां पूछे कि संज्ञा के कुल कितने प्रकार हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा है तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। हम देख लेते हैं कि जो संज्ञा 3 प्रकार की होती है वह कौन कौन सी होती हैं। पहला है आपका ऋण संज्ञा, दूसरा है यौगिक संज्ञा और तीसरा है आपका योग ऋण संज्ञा। दोस्तों ये तीनों जो रूप हैं यह किसके आधार पर हैं, तो ये व्युत्पत्ति के आधार पर हैं। दोस्तों ऋण संज्ञा कहा जाए तो ऐसी संज्ञा जिसका सार्थक खंड ना हो सके, जिसका सार्थक खंड ना हो सके, या कहेंगे कि ऐसे शब्द जिसका हम सार्थक खंड ना कर सके। जैसे हम कृष्णा को तोड़ेंगे तो कोई अर्थ निकलेगा नहीं, यमुना को तोड़ेंगे तो कोई अर्थ निकलेगा नहीं। जब दो अलग अलग शब्द बनेंगे तो उसका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तो यदि सार्थक अर्थ नहीं निकलता है तो वह ऋण संज्ञा हो जाएगी। दूसरा है यौगिक संज्ञा। यौगिक संज्ञा वह होती है जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनी होती है और उसको अलग करने पर 2 ऐसे शब्द प्राप्त होते हैं जो सार्थक होते हैं। जैसे हमने कहा कि पनघट, तो पन प्लस घट हो जाएगा, तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। पाठशाला, पाठ प्लस शाला, तो यहाँ भी क्या है 2 सार्थक शब्द मिल रहे हैं, इसलिए यह क्या है आपका यौगिक संज्ञा है। योग ऋण संज्ञा देखेंगे तो दोस्तों योग ऋण संज्ञा जो है यह तो होता यौगिक ही है, होता यौगिक है, लेकिन इसका अर्थ जो होता है वह विशेष होता है। क्या होता है आपका विशेष अर्थ देता है। जैसे हमने कहा जलज, तो जल में उत्पन्न वस्तु अर्थात कमल, अर्थात कमल एक विशेष उत्तर दे रहा है या विशेष शब्द अर्थ दे रहा है, तो कमल आपका क्या हो जाएगा योग ऋण संज्ञा हो जाएगा। या जलज में कहेंगे कि जलज में कौन सी संज्ञा है, योग ऋण संज्ञा है। जैसे दशानन, 10 सिर वाला, पीताम्बर जो पीले वस्त्र धारण किया है, लंबोदर अर्थात लंबी पूंछ वाला। तो दोस्तों कह सकते हैं या इसको इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि जो बहुब्रीहि समास होता है अधिकतर आपका योग ऋण संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों स्त्रीत्व स्त्री का ही रूप है, लेकिन यदि इसको तो दोस्तों स्त्रीत्व कहा गया तो स्त्रीत्व से हमें एक भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा आपका तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए। तो दोस्तों बुढ़ापा में पूछा है कि कौन सी संज्ञा है। तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि हम बुढ़ापा शब्द को बोल रहे हैं तो इससे एक भाव मिल रहा है, इसलिए यह हो जाएगी कि भाववाचक संज्ञा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है। इनमें पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्रोध क्या है आपका, यह संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा बताइए। इसमें पूछ लिया है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन या लड़काईपन। तो दोस्तों राइट आंसर है कि इनमें भाववाचक संज्ञा जो है वह है लड़कपन, क्योंकि तो दोस्तों लड़कपन ऐसा शब्द जिसमें हमें भाव प्रतीत हो रहा है, इसलिए लड़कपन आपका क्या है भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी, इसमें भी पूछ लिया है कि इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो दोस्तों राइट आंसर है शत्रुता, ऑप्शन नंबर 1। यह आपका क्या है, यह भाववाचक संज्ञा है। वीर, मनुष्य, गुरु यह सभी क्या है, यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि मनुष्य क्या है, तो मनुष्य किस प्रकार की संज्ञा है, तो मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि मनुष्य कहने से हमें किसी एक जाति या समुदाय का बोध हो रहा है, इसलिए मनुष्य आपका क्या हो जाएगा तो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर या विचार के आधार पर यदि पूछे तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय, पहाड़, यमुना, आम। दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है, तो दोस्तों जिससे किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान के नाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों यमुना क्या है, एक नदी का नाम है। क्या है, एक नदी का नाम है या स्थान का नाम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है।
इनमें से पूछा है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य। तो दोस्तों राइट आंसर है कि इनमें से जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है वह है आपका सुंदर। सुंदर आपका क्या है, यह एक विशेषण है। क्या है आपका, विशेषण है, ना कि यह एक संज्ञा है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से पूछा है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो दोस्तों चतुराई, मिठाई, लड़ाई या उतराई। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मिठाई आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, जबकि चतुराई, लड़ाई और उतराई आपके क्या है, यह भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताइए। तो वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। तो दोस्तों लड़का, सेना, श्याम, दुख। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो जातिवाचक संज्ञा वह होती है जिससे हमें किसी जाति या समुदाय का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लड़का क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि लड़का कहने पर हमें पूरी जाति या पूरे समुदाय का बोध हो रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ये विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। दोस्तों पूछ रहा है कि प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी नहीं है। विषय, कवि, मित्र, बैरी। तो दोस्तों राइट आंसर है बैरी। दोस्तों देख लेते हैं कि यह किस तरीके से है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम लगाएंगे, जैसे हम कहेंगे कि प्रिय विषय, क्या हो जाएगा, प्रिय विषय, प्रिय कवि, प्रिय मित्र। तो दोस्तों क्या हम कह सकते हैं कि प्रिय बैरी, प्रिय बैरी, यह आपका सही नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो आज हमने संज्ञा के हर पहलू को समझा है। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, या संज्ञा के जो प्रकार हैं उनको किस तरीके से हम पहचान सकते हैं, या प्रश्नों में हम किस तरीके से हल कर सकते हैं, या संज्ञा के कुल कितने प्रकार हैं, संज्ञा की व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।